जरा कल्पना कीजिए कि हाथों में एक वीडियो गेम कंट्रोलर है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ए बटन दबाने से कैरेक्टर छलांग लगाएगा और बी बटन दबाए रखने से वो तेजी से दौड़ेगा। हाँ बिल्कुल। और स्क्रीन पर एक मैप होता है जिस पर एक चमकता हुआ तीर साफ साफ बता रहा होता है कि हमें जाना कहाँ है। राइट। सब कुछ कितना स्पष्ट और नियंत्रित महसूस होता है ना। मतलब एक ऐसा रोमांच जहां लक्ष्य बिल्कुल साफ है और हर कदम का नतीजा तुरंत सामने आता है। और यही उस गेमिंग दुनिया की सबसे बड़ी खूबी है। वहां एक बहुत ही स्पष्ट मिशन होता है, प्रगति को मापने का एक पैमाना होता है। जब हम कोई काम पूरा करते हैं तो वो लेवल अप होने का जो शानदार एहसास मिलता है ना, वो गजब होता है। वह वर्चुअल दुनिया पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में महसूस होती है, भले ही वो असल ना हो। सही कहा। लेकिन फिर हम उस स्क्रीन से नजरें हटाकर अपनी असल जिंदगी को देखते हैं और अचानक वो कंट्रोलर हमारे हाथों से गायब हो जाता है। कोई मैप नहीं होता। बिल्कुल, कोई चमकता हुआ तीर नहीं। हम अपनी ही कहानी के नायक होने के बजाय किसी गेम के एनपीसी यानी जो नॉन प्लेएबल कैरेक्टर होते हैं ना, उनकी तरह महसूस करने लगते हैं। जो बस बैकग्राउंड में खड़े रहते हैं। हाँ, वही कैरेक्टर्स जो बस बिना किसी उद्देश्य के एक ही रास्ते पर रोज इधर उधर घूमते रहते हैं। मतलब लोग सिर्फ दिन काट रहे होते हैं। ये असल जिंदगी की एक बहुत ही सटीक और थोड़ी डरावनी तस्वीर है। आधुनिक जीवन की जटिलताओं में लोग अक्सर एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जहां वे सिर्फ जीवन को सह रहे होते हैं, उसे असल में जी नहीं रहे होते। एकदम सही। सब कुछ बस एक रूटीन बनकर रह जाता है। और मजे की बात यह है कि आज के हमारे इस गहन अध्ययन के केंद्र में बिल्कुल यही विचार है। आज हम स्टीव कैम्प की शानदार किताब लेवल अप योर लाइफ के कुछ बेहद दिलचस्प नोट्स और अंशों पर एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, जो कि बहुत ही रोमांचक होने वाली है। बिल्कुल। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे कोई भी इंसान अपनी उबाऊ, साधारण और दिशाहीन जिंदगी को सचमुच एक रोमांचक वीडियो गेम या किसी महाकाव्य जैसी यात्रा में बदल सकता है। और ये मुमकिन है। तो ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अक्सर लोग अपनी जिंदगी में बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के बस एक दिन से दूसरे दिन तक खुद को घसीटते हुए क्यों चलते हैं? इसका एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। असल जिंदगी में कोई क्वेस्ट लॉग नहीं होता जो ये बताए कि अगले कदम पर हमें क्या इनाम मिलने वाला है। राइट। तुरंत कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। बिल्कुल। मानव मस्तिष्क तुरंत मिलने वाले इनाम यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का भूखा होता है। गेम्स तो ये देते हैं लेकिन असल जिंदगी नहीं देती। लेकिन इन नोट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ऑथर ने यहाँ सिर्फ कुछ खोखले प्रेरणादायक कोट्स नहीं दिए हैं जो अक्सर इंटरनेट पर मिलते हैं। हाँ, उन्होंने असंतोष और निराशा के उस चक्र से बाहर निकलने का एक पूरा व्यावहारिक ढांचा तैयार किया है। ये ढांचा सिखाता है कि हम अपनी कहानी के लेखक और मुख्य पात्र दोनों कैसे बन सकते हैं। और ये ढांचा किसी प्रयोगशाला में बैठकर नहीं बनाया गया है। इसे समझने के लिए हमें ऑथर की खुद की कहानी में जाना होगा जिसने असल में इस प्रयोग को जिया है। हम बात कर रहे हैं स्टीव कैम्प की। हाँ, उनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। 23 साल का एक नौजवान जो कैलिफोर्निया में कंस्ट्रक्शन उपकरण बेचने की एक ऐसी नौकरी कर रहा था जो उसे अंदर से खत्म कर रही थी। उसे अपनी नौकरी से नफरत थी। बहुत ज्यादा। वो अपनी असल जिंदगी से इतनी नफरत करता था कि वो अपने दिन का हर खाली पल एवरक्वेस्ट जैसे ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम खेलकर बिताता था। जहां वो एक सेल्समैन नहीं था। बिल्कुल नहीं। गेम की उस दुनिया में वो एक सहमा हुआ सेल्समैन नहीं था। वहां वो मॉर्फुस नोवास्टॉर्म नाम का एक बेहद शक्तिशाली जादूगर था। पलायन यानी एस्केपिज्म का ये बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। किताब बताती है कि वो अपनी नौकरी में इतना नाखुश था कि लंच ब्रेक के दौरान अपनी कार को एक सुनसान जगह खड़ी करके घंटों हैरी पॉटर की किताबें पढ़ता रहता था। हाँ, ताकि उसे किसी इंसान से ना मिलना पड़े। उसका असली जीवन केवल उन घंटों के बीच का समय काटने का एक साधन बन गया था, जो समय वो स्क्रीन के सामने अपने गेमिंग कैरेक्टर के रूप में बिताता था। ये सुनना थोड़ा दुखद है। लेकिन फिर नोट्स में एक कहानी आती है जो बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसी लगती है। मोंटे कार्लो वाली कहानी। हाँ, मोंटे कार्लो का कसीनो। रात के 2 बज रहे हैं। स्टीव वहां जेम्स बॉन्ड की तरह एक वीकेंड बिता रहा है। उसने एक शानदार टक्सीडो पहना हुआ है, ब्लैक जैक की टेबल पर दाव लगा रहा है और लोग उसे मुड़मुड़ कर देख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन असली पेच क्या है? वो टक्सीडो असल में किराए का था और वो आलीशान होटल और फ्लाइट वो सब मुफ्त था क्योंकि उसने ट्रैवल हैकिंग सीखी थी, मुफ्त में यात्रा करने का तरीका। और उस शानदार वीकेंड के बाद वो फ्रांस के एक सस्ते से बैकपैकर हॉस्टल में वापस लौट जाता है। उसने अपनी इस यात्रा को किसी गेम के मिशन की तरह डिजाइन किया था। राइट। और उसे पूरा किया। इस पर विचार करें, हम वीडियो गेम में बड़े बड़े ड्रैगन मारते हैं, साम्राज्य बचाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में हम सिर्फ एक न खत्म होने वाले ट्यूटोरियल लेवल में फंसे रहते हैं जहां कोई एक्शन नहीं होता। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि किताबें, फिल्में और वीडियो गेम
ये सब हमारे दिमाग को असल जिंदगी से पलायन करने का एक बहुत ही सुरक्षित रास्ता देते हैं। बहुत ही आकर्षक रास्ता। बिल्कुल। जब दिमाग किसी स्क्रीन पर उलझा होता है तो उसे असल जिंदगी के दर्द, बोरियत या सामाजिक चिंता का सामना नहीं करना पड़ता, जो कि अपने आप में बुरा नहीं है ना? मनोरंजन तो जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, लेकिन समस्या तब होती है जब ये पलायन ही वास्तविकता का विकल्प बन जाता है। हाँ, उसका कंप्यूटर। हाँ, एक दिन लगातार गेम खेलते समय उसके कंप्यूटर का पंखा जल गया और सिस्टम पूरी तरह क्रैश हो गया। और उसे ठीक कराने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। और वही वो टर्निंग पॉइंट था जब स्क्रीन बंद हो गई तो उसे मजबूरन अपनी असल जिंदगी का सामना करना पड़ा। और तब उसने फैसला किया कि वो अपनी इस गेमिंग की लत को, इस ऊर्जा को अपनी असल जिंदगी को लेवल अप करने में लगाएगा। ये एक बहुत ही शानदार बदलाव था। उसने पूरी दुनिया के नक्शे को अपनी गेम के जोन की तरह देखना शुरू कर दिया। जैसे दक्षिण अमेरिका उसके लिए जंगल जोन बन गया। हाँ, और अफ्रीका बन गया डेजर्ट जोन। उसने फिटनेस और गिटार सीखने जैसे असल जिंदगी के कामों के लिए अपने खुद के एक्सपीरियंस पॉइंट्स और लेवल बनाए, जो कि बहुत ही क्रिएटिव था। बिल्कुल। लेकिन जब हम इस तरह की बातें सुनते हैं और असल जिंदगी में बदलाव करने की सोचते हैं तो एक बहुत बड़ी खाई सामने आती है। एक्शन की खाई। हाँ, लोग सिर्फ प्रेरणादायक किताबें पढ़ते हैं, जानकारी जुटाते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं। इस डीप डाइव के मटेरियल में इस स्थिति को एक बहुत ही मजेदार टीवी शो के उदाहरण से समझाया गया। साउथ पार्क शो का वो मशहूर अंडरपैंट्स नोम्स वाला एपिसोड मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो ये किताब का सबसे अहम हिस्सा है। वो कहानी सच में अद्भुत है। कुछ छोटे छोटे जीव हैं जो रात में चुपके से लोगों के घरों में घुसकर उनके अंडरपैंट्स चुराते हैं। अजीब लगता है सुनने में। हाँ, क्यों? क्योंकि उनके पास एक शानदार बिजनेस प्लान है। उनका मास्टर प्लान 3 चरणों में काम करता है। फेज 1 अंडरपैंट्स इकट्ठा करना। और फेज 2? यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि उन जीवों को खुद नहीं पता कि फेज 2 क्या है। और फिर सीधा आता है फेज 3 मुनाफा, यानी अपार सफलता। ये सुनने में एक बेवकूफी भरा मजाक लगता है, लेकिन असल में ये मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही तीखा चित्रण है। प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत का। बिल्कुल, काम टालने की आदत का। हम सब किसी न किसी रूप में अंडरपैंट्स नॉर्म्स ही हैं। यहाँ से बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। मतलब क्या जानकारी इकट्ठा करना यानी फेज 1 वास्तव में गलत है? मेरा मतलब है, अगर कोई इंसान गिटार सीखना चाहता है तो क्या उसके लिए किताबें पढ़ना, ट्यूटोरियल देखना या रिसर्च करना भी अंडरपैंट्स इकट्ठा करने जैसा है? बिना जानकारी की कोई शुरुआत कैसे कर सकता है? जानकारी जुटाना बिल्कुल भी गलत नहीं है। फेज 1 बहुत जरूरी है। समस्या जानकारी जुटाने में नहीं है, बल्कि समस्या है प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन में। यानी हमेशा के लिए सिर्फ फेज 1 में ही अटके रहना। एकदम सही। दिमाग को लगता है कि अगर एक और पॉडकास्ट सुन लिया जाए, एक और फिटनेस ब्लॉग पढ़ लिया जाए तो तैयारी पूरी हो जाएगी। या सबसे अच्छे दौड़ने वाले जूतों पर एक और हफ्ता रिसर्च कर ली जाए। हाँ, ये हमें कुछ करने का भ्रम देता है, जबकि असल में हम कुछ नहीं कर रहे होते। असली रहस्य फेज 2 है। और फेज 2 का मतलब है एक्शन लेना। सटीक। फेज 2 का मतलब है उस जानकारी को लागू करना, एक्शन लेना, गलतियां करना, बुरी तरह से गिरना और फिर से कोशिश करना। किताब एक बहुत ही कड़ा लेकिन स्पष्ट नियम देती है। 10% समय जानकारी जुटाने में लगाना चाहिए और 90% समय उसे लागू करने में। बाप रे, ये नियम तो लोगों के लिए बहुत बड़ा आईना है। सोचिए, ऐसे कितने लोग हैं जो नई भाषा सीखने के लिए महंगी महंगी किताबें खरीदते हैं, ढेरों ऐप्स डाउनलोड करते हैं। हाँ, यानी जानकारी के अंडरपैंट्स का पहाड़ खड़ा कर देते हैं, लेकिन कभी किसी अनजान व्यक्ति के सामने उस भाषा का एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि उन्हें गलती करने का डर होता है। बिल्कुल। या फिर फिटनेस के बारे में दुनिया भर का ज्ञान हासिल कर लेते हैं, लेकिन कभी पहली पुशअप नहीं मारते। जब तक फेज 2 में कदम नहीं रखा जाएगा, तब तक सिर्फ अंडरपैंट्स का एक अजीब सा ढेर ही मिलेगा। कोई मुनाफा या फेज 3 नहीं मिलेगा। और फेज 2 में उतरने का मतलब है परफेक्शन की चाहत को छोड़ना। मतलब गलतियां करने के लिए तैयार रहना। हाँ, इसका मतलब है अपनी पहली बेकार सी पेंटिंग बनाना या अपनी किताब का वो पहला पन्ना लिखना जो शायद कभी किसी को पसंद ना आए। ये उस डर को हराने के बारे में है जो हमें एक्शन लेने से रोकता है। तो अब जब ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि हमें फेज 2 में हर हाल में कार्रवाई करनी है, तो एक नया सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है कि दिशा क्या हो। हाँ, ये कार्रवाई किस दिशा में की जाए? जब कोई इंसान अपनी पुरानी उबाऊ दिनचर्या को पीछे छोड़ रहा है तो वो बन क्या रहा है? उसका नया किरदार कैसा होना चाहिए?
और यहीं पर यह किताब हमें मानव इतिहास की कहानी कहने के सबसे पुराने और सबसे शक्तिशाली ढांचे की ओर ले जाती है। हीरोज जर्नी, बिल्कुल वो ढांचा है हीरोज जर्नी। जोसेफ कैंपबेल और बाद में क्रिस्टोफर वोगलर ने दुनिया भर की पौराणिक कथाओं, धर्मों और आधुनिक कहानियों का गहराई से अध्ययन किया और उन्हें एक पैटर्न मिला। हाँ, उन्होंने पाया कि दुनिया की हर महान कहानी, चाहे वो किसी भी संस्कृति की हो, एक ही सांचे पर बनी है। जैसे ल्यूक स्काईवॉकर की कहानियों या हैरी पॉटर की या द मैट्रिक्स के नियो के, ये सभी एक सामान्य दुनिया से अपनी शुरुआत करते हैं। हाँ, जैसे हैरी पॉटर सीढ़ियों के नीचे एक धूल भरी अलमारी में रहता था और ल्यूक स्काईवॉकर एक रेगिस्तानी ग्रह पर एक साधारण सा किसान था। एकदम सही। ये हीरो अपनी सामान्य और अक्सर उबाऊ जिंदगी जी रहे होते हैं, फिर एक दिन उन्हें एडवेंचर के लिए बुलावा आता है। शुरू में वे डरते हैं। हाँ, वे डर के मारे इस बुलावे को ठुकराते हैं, लेकिन फिर एक मेंटर या मार्गदर्शक के मिलने पर वे अंततः एक नई जादुई या अज्ञात दुनिया की दहलीज पार कर लेते हैं। वहां वे दुश्मनों का सामना करते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, भारी परीक्षणों से गुजरते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन सब के दौरान वे अंदर से पूरी तरह बदल जाते हैं। वे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। बिल्कुल। कहानी के अंत में वे अपनी उसी पुरानी दुनिया में एक नए, समझदार और ताकतवर इंसान के रूप में लौटते हैं। और नोट्स का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये बताता है कि हम सब भी अपनी जिंदगी की कहानी के उसी शुरुआती बिंदु, उसी सामान्य दुनिया में खड़े हैं। हमें अपनी कहानी आगे बढ़ाने के लिए अपनी खुद की एक ओरिजिन स्टोरी और अपना एक ऑल्टर ईगो बनाने की जरूरत है। जैसे ऑथर ने बनाया था। हाँ, ऑथर ने अपने लिए रेबल 1 नाम का ऑल्टर ईगो बनाया। एक ऐसा किरदार जो वो सब कुछ कर सकता था जो असल जिंदगी का शर्मीला और डरा हुआ स्टीव कभी नहीं कर सकता था। और इस मटेरियल में एरियल स्ट्रॉन्ग की जो कहानी दी गई है वो तो कमाल की है। अरे हाँ, एरियल की कहानी इस पूरे ढांचे का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। वो 55 साल की एक फायर फाइटर थी जो ड्यूटी के दौरान बुरी तरह घायल हो गई थी। उनका तलाक भी हो चुका था। हाँ, वो गहरे डिप्रेशन में जा चुकी थी और उनका वजन बहुत बढ़ गया था। वो अपनी सामान्य दुनिया में पूरी तरह हार चुकी थी। और फिर उन्होंने अपना ऑल्टर ईगो बनाया, जिसका नाम उन्होंने रखा शैडो लायन। बहुत ही शानदार नाम है ना? उन्होंने अपनी असल जिंदगी को एक रोल प्लेइंग गेम की तरह देखना शुरू किया। शैडो लायन के रूप में उन्होंने अपनी सोडा पीने की लत को धीरे धीरे एक गेम के मिशन की तरह छोड़ा, अपना वजन कम किया। हाँ, और अंततः अपना खुद का एक गेम डेवलपमेंट स्टार्टअप शुरू कर दिया। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या हमें सच में कोई अलग नाम रखना होगा या किसी सुपर हीरो की तरह केप पहनकर ऑफिस जाना होगा? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ के देखें तो ये सिर्फ एक खेल या कोई फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा विज्ञान काम करता है। मनोविज्ञान। हाँ, मनोविज्ञान की भाषा में इसे मनोवैज्ञानिक दूरी या साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं। इसे अक्सर द बैटमैन इफेक्ट भी कहा जाता है। द बैटमैन इफेक्ट सुनने में ही काफी दिलचस्प लगता है। ओह, समाज ने और कई बार हमने खुद अपनी एक बहुत ही सीमित और डरी हुई छवि बना ली होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि हम तो शर्मीले हैं या हम जोखिम नहीं ले सकते। हाँ, हम खुद को एक डिब्बे में बंद कर लेते हैं। बिल्कुल। जब कोई इंसान एक ऑल्टर ईगो बनाता है तो वो असल में अपने डर और उस चुनौती के बीच एक मनोवैज्ञानिक दूरी पैदा कर देता है। ओह, मैं समझ रही हूँ। तो जब कोई इंसान किसी मुश्किल स्थिति का सामना कर रहा होता है तो वो सोचता है कि ये मैं नहीं हूं जो डर रहा है, ये मेरा ऑल्टर ईगो है जो इस मिशन पर है। और इससे उस काम को करना आसान हो जाता है। ये दिमाग में एक मनोवैज्ञानिक स्विच दबाने जैसा है। शोध बताते हैं कि ऐसा करने से हमारे दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर कम हो जाता है। अरे वाह, मतलब शारीरिक बदलाव भी आते हैं। हाँ, जिस काम से एक सामान्य इंसान डरता है, जैसे किसी अजनबी से बात करना या नया बिजनेस शुरू करना, हमारा ऑल्टर ईगो उसे एक गेम के मिशन की तरह आसानी से कर लेता है, क्योंकि ऑल्टर ईगो उन पुरानी भावनाओं और पुराने बहानों से बंधा हुआ नहीं होता। एकदम सही। ये तो सच में दिमाग को हैक करने जैसा है। ये खुद को एक नया मानसिक लिबास पहनाने जैसा है जो हमें साहसी बनाता है। लेकिन जब भी कोई हीरो इस तरह की नई यात्रा पर निकलता है तो बाधाएं तो आएंगी ही। बिल्कुल। अपने ऑल्टर ईगो को अपनाकर दुनिया में कदम लगता है तो रास्ते में विलन जरूर आते हैं। गेम में तो हमें मॉन्स्टर्स और ड्रैगन से लड़ना होता है, लेकिन हमारी असल जिंदगी की हीरोज जर्नी में ये बाधाएं क्या हैं और उन्हें कैसे हराया जाए? असल जिंदगी में हमारे सबसे बड़े और सबसे खतरनाक विलन बाहर नहीं होते। अच्छा। वे हमारे अपने दिमाग की उपज होते हैं। ऑथर ने इन्हें 6 प्रमुख बहानों के रूप में पहचाना है। ये बहाने हमें अपनी उसी पुरानी सुरक्षित और उबाऊ दुनिया में कैद रखने का काम करते हैं। वे एक तरह के सुरक्षा तंत्र हैं जो हमें बदलाव से रोकते हैं। हाँ, कौही इनमें से सबसे बड़े बॉस का सामना करते हैं। दुनिया का सबसे आम बहाना, मेरे पास समय नहीं है। हर इंसान ने कभी ना कभी ये बात जरूर कही है। दिन में 10 बार कहते हैं लोग। हाँ, किताब लिखनी है पर समय नहीं है। रोज एक्सरसाइज करनी है पर समय कहाँ है? किताब इस बहाने को पूरी तरह से नष्ट कर देती है।
लारा वेंडरकम और जीडी रोथ के विचारों का संदर्भ देते हुए ऑथर का कहना है कि मेरे पास समय नहीं है इस शब्द को हमेशा के लिए अपने शब्दकोश से निकाल देना चाहिए। तो फिर क्या कहें? इसकी जगह हमें एक कड़वा सच बोलना सीखना चाहिए, ये काम मेरी प्राथमिकता नहीं है। उफ, ये तो सीधा दिल पर वार करने जैसा है। मतलब बहुत चुभने वाली बात है। लेकिन ये सच है ना? जरा सोच कर देखिए, जब कोई कहता है मेरे पास एक्सरसाइज के लिए समय नहीं है और उसकी जगह ये कहता है कि एक्सरसाइज करना मेरी प्राथमिकता नहीं है, तो अचानक पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। बिल्कुल, और बहाने की जगह जिम्मेदारी आ जाती है। दुनिया के हर इंसान के पास हफ्ते में ठीक 168 घंटे होते हैं, ना 1 मिनट ज्यादा ना कम। हम अपने 168 घंटे कैसे बिताते हैं ये तय करता है कि हमारी असल प्राथमिकताएं क्या हैं। अगर लोग रोज 3 घंटे टीवी देख रहे हैं या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हैं तो असल में उनकी प्राथमिकताएं वही हैं, न कि उनके वो लक्ष्य जिनकी वे बातें करते हैं। सही कहा। ये बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। एक और बहुत बड़ा बहाना जो लोग अक्सर देते हैं वो है मेरे पास पैसे नहीं है। ऑथर का कहना है कि ये भी काफी हद तक प्राथमिकताओं का ही खेल है। हाँ, खर्चों का विश्लेषण करना जरूरी है। बिल्कुल, अगर भारी भरकम केबल टीवी के बिल भरे जा रहे हैं या हर दूसरे दिन बाहर का महंगा खाना खाया जा रहा है तो पैसा असल में वहां जा रहा है। उन खर्चों को रोककर उस पैसे को अपने नए मिशन के लिए बचाया जा सकता है। और फिर आता है एक और क्लासिक बहाना, उम्र का बहाना। इस उम्र वाले बहाने का जवाब देने के लिए किताब में मैराथन रनर मेब किफलेज़िगी का एक बहुत ही शानदार कोट दिया गया है। क्या है वो? जब उनसे उनकी बढ़ती उम्र और दौड़ने की क्षमता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही सहजता से कहा, अगर किसी इंसान को कभी ये बताया ही न जाए कि वो किस साल पैदा हुआ था तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसकी उम्र क्या है? अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। उम्र सिर्फ एक संख्या है और ये दिमाग का बनाया हुआ एक और पिंजरा है। बिल्कुल, और इसी बात को साबित करने के लिए रियान खिशी की कहानी नोट्स में दी रही है, जो बताती है कि हालात कैसे भी हों, कोई भी इंसान ये गेम खेल सकता है। किशी की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। हाँ, रियान की स्थिति बहुत खराब थी। वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहा था, बेरोजगार था और अपने बढ़ते वजन और खराब स्वास्थ्य से जूझ रहा था। लेकिन उसने इन हालातों को अपना बहाना नहीं बनने दिया। नहीं, उसने अपनी जिंदगी को एक JRPG की तरह देखा। यहाँ JRPG यानी जापानी रोल प्लेइंग गेम को समझना थोड़ा जरूरी है। हाँ, बताइए। इन गेम्स की खासियत ये होती है कि इनमें कैरेक्टर को लेवल अप करने के लिए छोटे छोटे और कई बार उबाऊ काम बार बार करने पड़ते हैं, जिसे गेमिंग की भाषा में ग्राइंडिंग कहते हैं। हाँ, रियान ने बिल्कुल यही किया। उसने अपनी असल जिंदगी में ग्राइंडिंग शुरू की। उसने पहले छोटे छोटे कदम उठाए, हर दिन थोड़ी दूर दौड़ना शुरू किया, जंक फूड छोड़कर अपनी डाइट सुधारी, एक साधारण सी नौकरी ढूंढी और धीरे धीरे पैसे बचाकर बॉस्टन में होने वाली एक बहुत बड़ी एडवेंचर रेस में हिस्सा लिया। उसने अपने छोटे छोटे एक्शन से अपने हालातों को बदल दिया, जो कि कमाल की बात है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी और एक सवाल उठाना चाहूंगी जो शायद कई सुनने वालों के मन में आ रहा होगा। हाँ, बिल्कुल, पूछिए। क्या सच में इस दुनिया में हर किसी के पास एक जैसे अवसर होते हैं? हम सिर्फ ये तो नहीं कह सकते कि लोग बस कोशिश नहीं कर रहे हैं इसलिए पीछे हैं। कुछ लोगों की जिंदगी, उनकी सामाजिक स्थिति, उनका स्वास्थ्य और उनके आर्थिक हालात दूसरों से बहुत ज्यादा कठिन होते हैं। ये एक बहुत ही जायज बात है। तो क्या ये पूरा गेमिंग वाला ढांचा उन पर भी उतनी आसानी से लागू होता है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और ये बहुत अच्छी बात है कि ऑथर ने इस सच्चाई से आंखें नहीं चुराई है। किताब इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि वीडियो गेम की तरह ही असल जिंदगी में भी लोगों की डिफिकल्टी सेटिंग्स अलग अलग होती हैं। मतलब ये कोई एक समान मैदान नहीं है? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग इजी मोड में पैदा होते हैं, अमीर घरों में, बेहतरीन स्वास्थ्य, शिक्षा और ढेरों सुविधाओं के साथ। उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। और इसके ठीक विपरीत कुछ लोग लेजेंडरी डिफिकल्टी में पैदा होते हैं। उन्हें जन्म से ही गरीबी, गंभीर बीमारियों, भेदभाव या टूट चुके परिवारों का सामना करना पड़ता है, जो कि बहुत ही कड़वी सच्चाई है। हाँ, किताब इस कठोर सच्चाई को मानती है कि कोई भी इंसान अपनी शुरुआती डिफिकल्टी सेटिंग या अपने शुरुआती हालात खुद नहीं चुन सकता। हालात अक्सर हमारे हाथ में नहीं होते। लेकिन इसके साथ ही ऑथर का यह भी कहना है कि अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना, उसे बदलने के लिए एक्शन लेना, अपने कैरेक्टर को लेवल अप करना और उस गेम को अपनी पूरी ताकत से खेलना पूरी तरह से हमारी अपनी जिम्मेदारी है। कोई और इंसान आकर हमारे जीवन की सेव फाइल को आगे नहीं बढ़ाएगा। बिल्कुल सही, खेलना तो हमें ही पड़ेगा। ये एक बहुत ही सशक्त और जिम्मेदारी का एहसास कराने वाला विचार है। और जब कोई इंसान ये जिम्मेदारी उठाता है और अपना गेम खेलने निकलता है तो उसे सिर्फ अपने अंदर के बहानों से ही नहीं लड़ना होता, बिल्कुल, बल्कि बाहर की दुनिया के एजेंट्स का भी सामना करना पड़ता है। हाँ, ऑथर ने समाज के पारंपरिक उम्मीदों को मशहूर हॉलीवुड फिल्म द मैट्रिक्स का
रूपक दिया है। ये मैट्रिक्स हमें सिखाता है कि बस एक सुरक्षित सी नौकरी करो, 30 साल की उम्र तक बड़ा सा घर खरीदो बिना कोई सवाल किए 65 की उम्र तक काम करते रहो और फिर शांति से रिटायर हो जाओ। और उस मैट्रिक्स के अंदर जो लोग हमें इस तयशुदा रास्ते से बाहर निकलने से रोकते हैं वे एजेंट्स हैं। ये कोई भी हो सकते हैं ना? हाँ, ये कोई भी हो सकते हैं। ये वे बॉस हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि उनके कर्मचारी तरक्की करके आगे बढ़ें, या फिर वे दोस्त और रिश्तेदार हो सकते हैं जो खुद डरे हुए हैं और किसी दूसरे के नए ऑल्टर ईगो और उसकी नई ऊर्जा से असुरक्षित महसूस करते हैं। बिल्कुल, वो अक्सर कहेंगे यथार्थवादी बनो या तुम्हारे बस का नहीं है। और उनका अनजाने में यही काम होता है कि वे उस पुरानी सुरक्षित व्यवस्था को बनाए रखें। एकदम सही। एक हीरो के रूप में अपनी यात्रा पर निकले इंसान को इन एजेंट्स को पहचानना होगा और उनकी नकारात्मकता से खुद को बचाकर रखना होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के अहम हिस्सों को समेटें तो सबसे बड़ी सीख क्या निकल कर आती है? मेरा मानना है कि किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन सिर्फ सहने, दिन काटने या किसी और की लिखी हुई स्क्रिप्ट को जीने के लिए नहीं है। इसे पूरी तरह से अपनी शर्तों पर एक रोमांचक खेल की तरह जिया जा सकता है। हाँ, अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना होगा, अपने खुद के ऑल्टर ईगो की मदद से अपने अंदर के बहानों को हराना होगा और अपनी कहानी का हीरो खुद बनना होगा। और इस पूरी चर्चा की सबसे जरूरी बात जो हर सुनने वाले को याद रखनी चाहिए वो ये है कि आज का ये गहन अध्ययन सिर्फ एक और अंडरपैंट का टुकड़ा बनकर नहीं रह जाना चाहिए। मतलब सिर्फ जानकारी जुटाकर नहीं रुकना है। बिल्कुल, जानकारी जुटाने का काम यानी फेज 1 यहीं पे समाप्त होता है। अब असली समय आ गया है फेज 2 में कदम रखने का। आज ही, भले ही वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, कोई एक ठोस एक्शन लेना जरूरी है। परफेक्शन का इंतजार किए बिना कोई भी एक एक्शन ले। मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो शायद नोट्स में सीधे तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन ये इस पूरी गेमिंग फिलॉसफी को सोचने का एक नया और गहरा नजरिया देता है। वो क्या है? जरा कल्पना कीजिए अगर आज रात जिस जीवन को हम सब जी रहे हैं वो गेम अचानक से क्रैश हो जाए। बाप रे। और कल सुबह जागने पर हम सबको अपनी पूरी जिंदगी लेवल 1 से फिर से खेलनी पड़े, जहां हमारी कोई भी पुरानी सेव फाइल मौजूद ना हो। सब कुछ जीरो से। हाँ, तो क्या हम फिर से वही पुराना विकल्प चुनेंगे? क्या हम फिर से उसी उबाऊ दिनचर्या, उन्हीं डर और उन्हीं बहानों के साथ शुरुआत करेंगे? या हम एक बिल्कुल नया अवतार और एक नया रोमांचक रास्ता चुनेंगे? अगर दिल से यह जवाब आता है कि हम एक नया रास्ता चुनेंगे, तो फिर असल जिंदगी में उस गेम के क्रैश होने का इंतजार क्यों करना? वो वीडियो गेम कंट्रोलर जिसके बारे में हमने शुरू में सोचा था। हाँ, सच तो यह है कि जिंदगी बदलने के लिए किसी प्लास्टिक के कंट्रोलर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस गेम के असली खिलाड़ी हम खुद हैं। स्क्रीन के बाहर की एक बहुत बड़ी और असल दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। हमारा आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त होता है। जाइए और बिना डरे अपनी जिंदगी का फेज 2 खेलना शुरू कीजिए।